नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। पिछले 2 हफ्तों से शेयर बाजार में बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। टेलविंड्स बहुत है मार्केट के पास। अभी एक तो आपके बाजार टूट टूट के बहुत ही हल्के हो गए थे, हड़कंप मचा हुआ था हर तरफ, और ऐसे में तो मौका होता है खरीदारी करने का। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बैकफुट पे आए और नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गए। चाइना के साथ भी नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गए, तो ये तो पॉजिटिव ट्रिगर हो गया, बाजार दौड़ गया। फिर अपने घरेलू ट्रिगर भी तो बहुत मजबूत हैं। आरबीआई ने रेट कट किया, एक नहीं दो बार। ऊपर से मॉनसून बेहतर रहने का अनुमान, तिमाही नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और बाजार बड़े बेट लगा रहे हैं तिमाही नतीजों पे। तो यही बात करते हैं कैसे रहेंगे तिमाही नतीजे। बाजार के पास सबसे बड़ा ट्रिगर तो तिमाही नतीजों का ही है। अर्निंग्स अच्छी आई तो बाजार दौड़ा, अर्निंग खराब तो बाजार टूटा। यही है इसमें खेल जो बाजार में हो रहा है। और इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनियों के कौन सेक्टर्स के नतीजे बेहतर रह सकते हैं और कौन डिसअपॉइंट कर सकता है। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का नजरिया जो स्टॉक मार्केट पे है वो आपको बता दें। और इस वीडियो में हमने रेफर ही मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट को किया है नतीजों से पहले। तो सबसे पहले तो वो मान रहे हैं कि बाजार में 9 साल की तेजी पर लग गया ब्रेक। सितंबर 2024 पे टॉप बनाने के बाद निफ्टी धड़ टूटा। अब सितंबर 2024 पे 26,277 का हाई टच हुआ था और अभी हाल फिलहाल का लो है 21,743, यानी कि 4,534 पॉइंट्स उड़ गए। लेकिन निचले स्लो से अब 2100 पॉइंट्स की रिकवरी भी तो आई है ना। अब ये भी तो देखो कि आप लगभग लोअर लेवल से आधा सफर तो तय कर चुके हो जो आपने गिरावट झेली थी। तो फिर रिकवरी भी है। बीते कुछ महीनों से तनाव है, अस्थिरता देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स पे, और उसमें हमारे मार्केट ज्यादा पिटे हुए से लग रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से चल गए थे। तो फिर एकदम से बहुत शार्प करेक्शन भी देखने को मिली। अब ये आंकड़े बताते हैं कि कैलेंडर 25 YTD यानी कि इस साल अब तक MSCI चीन और MSCI यूएस का रिटर्न MSCI इंडिया इंडेक्स से बेहतर है। चाइना तो कंप्लीटली आउट परफॉर्म ही कर रहा है। वो बहुत बेटा हुआ एक कंट्री का इंडेक्स था, वहां से उन्होंने तो एकदम से तेजी पकड़ी, लेकिन हमारे यहाँ पर बैक गियर लग गया। और इस साल अब तक रूस, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, यूके ये सब भारत को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अभी धीरे धीरे करके फिर से पिकअप करना शुरू किया क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ गए थे। ट्रंप के टैरिफ का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे ऊपर वैसे कम टैरिफ लाद रखे हैं, लेकिन दुनिया भर के ऊपर ज्यादा टैरिफ लाद रखे हैं। लेकिन अनुमान मोतीलाल ओसवाल ने पहले ही एडजस्ट कर लिया है। ईपीएस का जो अनुमान है FY25 FY26 का निफ्टी 50 ईपीएस का अनुमान वो 2.9% से 3.8% घटा दिया है। और अनुमान ये है कि FY25 FY26 में निफ्टी ईपीएस जो है वो 1017 और 1157 रुपये रह सकता है। 1157 से देखें अभी चल रहा है इंडेक्स 23,851, यानी कि 20.5 गुना पी मल्टीपल पे आप कर रहे हो ट्रेड। अब 20.5 गुना पी मल्टीपल इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल कहूंगा। अब इससे नीचे जितना जाओगे, चाहे 20 चले जाओ, चाहे 19.5 चले जाओ, चाहे 19 चले जाओ, तो फिर हल्के ही होते चले जाओगे बार बार। तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो कंफर्ट जोन में ही आओगे। अब करेक्शन आएगी नतीजों पे, अगर कोई नतीजा खराब आए तो एक्सीडेंट्स होंगे मोटे मोटे। एफआईएस की बिकवाली वैसे ही देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस साल में देखोगे तो एफआईएस ने जमकर बेचा है। बहाना उनके यहाँ यह था कि उनकी उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग है, डॉलर, रुपया वीक है। लेकिन अब पिछले कुछ 2 हफ्तों से रुपये ने फिर से मजबूती पकड़नी शुरू करी है। तो देखते हैं एफआईएस और खरीदते हैं कि नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप्स की हालत टाइट है। अब आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप्स हों तो फिर वहाँ तनाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रियल्टी, मीडिया, इंडस्ट्रियल, यूटिलिटी, PSUs, मिड कैप IT ये भयंकर पिटे हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और बड़ी वाली कंपनियां पहले चल जाती हैं, तो मिड कैप भी कैचअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके ऊपर तो रिजल्ट्स का तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। रिजल्ट्स के बेसिस पे मिड कैप और स्मॉल कैप चढ़ेंगे या फिर और टूटेंगे। Q4 में कैसे रह सकते हैं नतीजे। तो निफ्टी 50 कंपनियों की बात करें तो मुनाफा जो 2% बढ़ने का अनुमान है YoY बेसिस पे। जी हाँ, बस 2%, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि इससे ज़्यादा अनुमान लगाना ही बहुत मुश्किल है। और उसमें भी ना डेविएशन अलग अलग, जैसे कि एक्स फाइनेंशियल देखो आप। जी हाँ, फाइनेंशियल कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं करने वाले इस बार रिजल्ट्स में। वो बात अलग है कि इंडेक्स आपका निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई के करीब है और निफ्टी फाइनेंशियल ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास है। एक तिमाही के झटके से कुछ नहीं होने वाला। ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाता है, आने वाले कुछ साल तक कंपनियां कैसे करनी है उसके ऊपर बेट लगती है। तो एक्स फाइनेंशियल देखोगे तो निफ्टी कंपनियों का मुनाफा 4% बढ़ने का अनुमान है। और अगर इसको कमोडिटीज को भी हटा दो, एक्स मेटल और ऑयल एंड गैस, निफ्टी कंपनियों का मुनाफा 4% बढ़ने का अनुमान है। तो 2%, 4% इस कैटेगरी में निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा Q4 में। ट्रम्प की टैरिफ वॉर आफत बनी हुई है, उसका असर हमारे ऊपर तो वैसे 26% रेसिप्रोकल टैरिफ हैं, लेकिन और तो ये जो प्रॉब्लम है जो बाकी कंट्रीज हैं एशिया की, उनके ऊपर तो कितने ज़्यादा टैरिफ लाद रखे हैं ना। चाइना के ऊपर 245% तक का टैरिफ है। फिर वियतनाम है, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, ताइवान, इनकी मुसीबत ज़्यादा नजर आती है। खैर, हमको अपने से मतलब है कि Q4 में नतीजे कैसे रहेंगे। तो अच्छे किसके रहेंगे, खराब किसके रहेंगे। बढ़िया रहेंगे टेलीकॉम के नतीजे,
इस बार क्वार्टर 4 में। मेटल्स, यहाँ पर आय सबड्यूड रहेगी मेटल्स में, लेकिन एबिटा और मुनाफे की फिगर आएगी बढ़िया। उसके बाद है एनबीएफसी जो नॉन लैंडिंग कारोबार में है, इंश्योरेंस वाली कंपनियां जो है वो बेहतर करेंगी। लैंडिंग कारोबार वाली एनबीएफसी कंपनी बेहतर नहीं करेंगी। उसके बाद फिर हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स पोस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स पहले ही खिंचे हुए हैं, तो कभी नीचे मिल जाए तो ठीक। फिर ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये जो कंपनियां ये बेहतर करेंगी नतीजों के फ्रंट पे। लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रिटेल, स्टाफिंग, केमिकल, इनके नतीजे बेहतर रह सकते हैं। किसके नतीजे कमजोर रहेंगे? ऑयल एंड गैस, क्रूड प्रोड्यूसर्स, इनकी तो बैंड ही बजी पड़ी है। सीमेंट वैसे भी पिछले कुछ समय से कुछ कर नहीं रहा, तो इस बार भी नतीजे कुछ बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसा तो उम्मीद है नहीं। रियल्टी के इंडेक्स जो कंपनी है वो भी थोड़े कमज़ोर नतीजे पोस्ट कर सकती हैं। फिर इंफ्रा, अच्छा एक सरप्राइज था कि निजी बैंक्स में ना डिविएशंस होंगी, यानी कि कुछ बहुत अच्छे कर जाएंगे, कुछ बहुत ख़राब कर जाएंगे। हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरीके से बैंक्स अपने पोस्ट करते हैं। इस सिनेरियो में जब इंटरेस्ट रेट्स एकदम से कम हो रहे हैं तो एडवांसेस बढ़ते हैं कि नहीं, या फिर एक इनके जो पास ऑन कर रहे हैं ग्राहकों को वो कर भी पाते हैं ठीक से कि नहीं, इनके कितने लोन्स बढ़ते हैं, किन दरों पे उन्होंने लोन दिए, ये सब देखा जाएगा। तो इतना आसान नहीं है इस बार निजी बैंकों के लिए, हालांकि आपका बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स के नज़दीक है। एनबीएफसी जो लैंडिंग कारोबार में है वो भी सबड्यूड नतीजे देंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया देंगे नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं देंगे लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं देंगे। तो मेजरली कुछ सेक्टर्स, अच्छा इसमें एक और है आईटी में वायनवा बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन जो विप्रो कर रहा है, इन्फोसिस ने नतीजे पोस्ट करे, उसमें कौन से बहुत बढ़िया नतीजे पोस्ट कर दिए, इनकी तो गाइडेंस को लेकर चिंता हो रही है। तो आईटी को भी इसमें शामिल ही कर लो। वैसे वायनवा बेसिस पे आईटी की पिक्चर कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आईटी के लिए थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा समझी जा रही है। स्टॉक्स पहले ही पिट चुके हैं। क्वार्टर 4 में नतीजे जो कैसे रहेंगे, कुछ सेक्टर्स जो अभी हमने बात करी उसमें टेलीकॉम का जिक्र हुआ था, टेलीकॉम के नतीजे बेहतर रह सकते हैं। तो तिमाही आधार पर आय और एबिटा 1 से 2% की ग्रोथ संभव है। ऊपर से टेलीकॉम में जो टैरिफ हाइक हुए थे उसका फायदा आएगा। अब कौन कौन सी कंपनियां एबिटा ग्रोथ बेहतर दिखाएंगी क्वार्टर बेसिस पर? रिलायंस जियो 4% की एबिटा ग्रोथ, भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम में 2% की एबिटा ग्रोथ। उसके बाद मेटल्स, अब मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 2%, मात्र 2% आय बढ़ेगी सालाना आधार पर एग्रीगेट टर्म्स में, लेकिन एबिटा और मुनाफे की फिगर तगड़ी बढ़ सकती है। मेटल कंपनियों में एबिटा 15% बढ़ सकता है, मुनाफे की फिगर 24% बढ़ सकती है वायनवा बेसिस पे। उसमें भी नॉन फेरस मेटल वाली कंपनियां जो है वो बेहतर करेंगी। अच्छा, फिर बीएफएसआई, सब जानना चाहते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा वेट रखता है इंडेक्स में, निफ्टी पे, तो फिर इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं? देखिए, मुनाफे की जो ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है ना, वो तो इंश्योरेंस कंपनियों से एक्सपेक्टेड है, 11% की मुनाफे की ग्रोथ। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पर 4% की ग्रोथ, और एनबीएफसी जो नॉन लेंडिंग कारोबार में है वो 5% की ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन जो मुनाफे में गिरावट एग्रीगेट टर्म्स में दिखाएंगे वो है निजी बैंक -3%, और एनबीएफसी जो लेंडिंग कारोबार में है -1%। इसमें भी कुछ कंपनियां अच्छी कर जाएंगी, कुछ कंपनियां खराब कर जाएंगी, मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स रहेंगे। बैंकों की एनआईए में 3.9% की बढ़त देखने को मिल सकती है वायनवा बेसिस पे, और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है क्वार्टर बेसिस पे। निजी बैंकों की जो अर्निंग्स हैं वो मार्च 2020 के बाद उसमें गिरावट आएगी, और पीएसयू बैंकिंग की जो अर्निंग ग्रोथ है वो 19 तिमाहियों में सबसे कम रहेगी। फिर एनबीएफसी लेंडिंग कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 15 तिमाहियों में सबसे कम रहेगी। इतने बढ़िया नतीजे नहीं आने वाले हैं, लेकिन अब इंडेक्स भाग गया क्योंकि 1 तिमाहियों के नतीजे से कुछ नहीं होने वाला। ये अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से शेयर मार्केट रिएक्ट करती है, और फाइनेंशियल्स में टेल विंड भी इंटरेस्ट रेट जो कट हो रहे हैं आरबीआई की तरफ से उसकी वजह से भी है। उसके अलावा हेल्थ केयर, इसमें हैं दो, एक है फार्मा और दूसरा हॉस्पिटल्स। तो फार्मा कंपनियों में आय और मुनाफे की ग्रोथ 11.2% से 10% संभव है वायनवा बेसिस पे, लेकिन अब टैरिफ अगर लग गए यूएस में फार्मा कंपनियों के ऊपर तो फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, इसलिए थोड़ा इन्वेस्टर जो कॉशियस हैं फार्मा कंपनियों पे। लेकिन हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल वाली जो कंपनियां हैं उनके नतीजे ऐसे तोड़ू फोड़ू आएंगे। स्टॉक्स पहले ही दौड़ चुके हैं ऊपर, महंगे भी हैं, तो कभी नीचे मिल गया दोबारा प्रोग्राम सेट करना। लेकिन ये जो नतीजे हैं इसमें आय, एबिटा, मुनाफे की ग्रोथ 14%, 21% और 28% संभव है वायनवा बेसिस पे, तो अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे हॉस्पिटल्स के। फिर ऑटोस, यहाँ तो किसी का पैसा बन ही नहीं रहा, लेकिन जो वॉल्यूम की ग्रोथ है वो 6% एक्सपेक्टेड है वाइन ऑन बाय बेसिस पे। इसमें भी जो नए लॉन्चेस का फायदा होगा वो होगा एमएनएम को, और इसके अलावा टीवीएस मोटर को, और आयशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड को। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ सकती है। कमर्शियल व्हीकल के वॉल्यूम घटने की संभावना है, कमर्शियल व्हीकल कोई बहुत अच्छी कंपनियां नतीजे पोस्ट नहीं करेंगी। एक्स जेएलआर देखोगे तो आय, एबिटा, मुनाफे में जो ग्रोथ है अनुमानित वो है 7%, 5% और मात्र 2% वायनवा बेसिस पे। तो ये तो हुई सेक्टर स्कैन। लेकिन
फिर कंपनियां कौन सी मोतीलाल ओसवाल को पसंद है, लार्ज कैप्स और मिड कैप स्पेस में फटाफट से वो सूची आपके सामने रख देते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। लार्ज कैप्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, ये तो टेलीकॉम वाले हो गए। फिर ICICI बैंक, ये इनका फेवरेट है। HUL, L&T और कोटक महिंद्रा बैंक, M&M, टाइटन, ट्रेंट और TCS, ये लार्ज कैप्स में इनकी टॉप पिक्स हैं। मोतीलाल ओसवाल की जो मिड कैप्स में टॉप पिक्स हैं उसमें है इंडियन होटल्स, HDFC AMC, डिक्सन टेक, JSW इंफ्रा, BSC, कोफोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज, इप्का लैब्स, सुजलॉन और SRF। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए आपके सामने रखा गया कि आपको एक तो सेक्टर्स पता लगे कौन से अच्छे नतीजे पोस्ट कर सकते हैं, कौन से खराब नतीजे पोस्ट कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स इस वीडियो में बताए गए हैं इसमें कोई भी हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये मोतीलाल ओसवाल की कोई रिकमेंडेशन है, ये उनकी टॉप पिक्स हैं। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो इन स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें, थोड़े फाइनेंशियल्स भी देखें, रिजल्ट कंसिस्टेंटली देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पुस्तक के साथ। नमस्कार।